प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग रक्तार्श पे या ब्लीडिंग पाइल्स पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी ट्रीटमेंट देते होंगे ब्लीडिंग पाइल्स पे, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग चिकित्सा के जो मेडिसिन है, योग है, फॉर्मुलेशन है, उस पे भी चर्चा करेंगे। और किस तरह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, जितना अनुभव रहता है उससे स्मृति बनती है। आप लोग भी अपना अपना जरूर बताइएगा एक्सपीरियंसेस। तो मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ, बाद में आप लोग भी बताइएगा। अभी मेरा पहले हो जाने दीजिए कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अर्श के पेशेंट, बाकी लोग म्यूट रखिए, बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिए। अभी मुझे पहले सभी को म्यूट करने दीजिए, ताकि बीच में डिस्टर्ब होता है, फिर बाद में जब मैं अनम्यूट करने का बोलूंगा तब करिएगा। तो रक्तार्श के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो आप लोगों को मालूम ही है कि अर्श व्याधि को क्या बोला जाता है। अर्श व्याधि को अरिवत प्राणन शुनाति हिनस्ति अत्यर्श ऐसे बोलते हैं। मतलब जो अरिवत प्राणन, मतलब जो दुश्मन की तरह प्राण का नाश करने वाला व्याधि है, उसको बवासीर या फिर अर्श व्याधि बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। अर्श यह एक तरह का मांसांकुर होता है। अष्टांग हृदय निदान स्थान में क्या बोला है कि अरिवत प्राणिनो मास किलका विश्वसंति यत अर्शांसी तस्मद उच्यते गुद मार्ग निरोधजा। मतलब ये एक कील की तरह, मांस कीलक की तरह चुभने वाला एक व्याधि है। और इसमें क्या होता है कि डायलेटेड रेक्टल वेन्स, वेन्स जो रहते हैं वो डायलेट हो जाती है और वहां पे मांस का अंकुर टाइप बन जाता है। और प्राण का हरण करने वाले या प्राण को त्रस्त करने वाले इस व्याधि को अर्श व्याधि कहा जाता है। गुद प्रदेश में लगातार चुभन जैसी वेदना होती है, बहुत ही तकलीफ होती रहती है, गुद मार्ग का अवरोध होते रहता है। अर्श शब्द, और आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। मैं वही टॉपिक आज 7 बजे आजकल ले रहा हूँ जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। और आप लोगों के पास 100% अर्श के व्याधि वाले पेशेंट आते ही होंगे, क्योंकि खान पान इतना बिगड़ गया है, रहना सहना सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और लोग को खाने के लिए तो बहुत टेस्टी टेस्टी चाहिए, लेकिन वो निकलेगा कहाँ से? गुद मार्ग से ही निकलेगा ना, और वहां पर फिर व्याधि हो जाता है। तो अर्श शब्द जब हम लोग बोलते हैं तो ये जो हमारे चरकाचार्य जी हैं, महान गुरु, वो बोलते हैं कि अर्श जब हम बोलते हैं तो गुद अर्श ही नहीं बोलना चाहिए। नासिका में हो तो नासार्श बोलते हैं, कर्ण में हो तो कर्णार्श बोलते हैं, योनि में हो तो योनियार्श बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे जब होता है तो उस सब को अर्श बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर गुद अर्श के बारे में ही बात करेंगे। और चरक में गुद के उत्तर गुद और अधर गुद, ये दो भाग माने हैं। जिस स्थान में मल का संचय होता है वो उत्तर गुद होता है, और जहां से मल का विसर्जन क्रिया होता है वह अधर गुद है। अर्श की उत्पत्ति जो है वो अधर गुद में होती है। और अधर गुद में 3 तरह के गुदवलियां होती हैं, एक प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी। संवरणी ये रहता है। और गुदवली और गुद औष्ठ का भी समावेश इसमें होता है। गुद जो होता है वो सुषिर स्नायु से बनता है। मल का धारण करना और विसर्जन करना, ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। मल का विसर्जन का कार्य किसका होता है? तो अपान वायु का होता है। और उचित समय तक मल का धारण करना, यह कार्य जो रहता है वो संवरणी नाम की गुदवली यही करती है। और ये गुद कर्मेंद्रिय, हम लोग इसको एक कर्मेंद्रिय मानते हैं, उसके द्वारा होता है। इंद्रियों पे कार्य करने वाला कौन सा वायु है? तो प्राण वायु है। यह इस इंद्रिय कार्य का नियमन करता है, मतलब कंट्रोल करता है। कहां से करता है? तो ब्रेन से कंट्रोल करता है। ठीक है। उसी तरह से इसी कारण से इसको 10 गुद को 10 प्राणायतन ऐसा बोला है कि 10 प्राण, एक प्राण का आयतन गुद भाग को बोला है। इसको महामर्म भी बोला है, और इसको एक सद्य प्राण मर्म बोला है। अगर गुद भाग में तुरंत आगा तो तुरंत इंसान मर सकता है, सद्य प्राण हर में। अब अर्श के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसमें क्या क्या हेतु रहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है रक्तार्थ, तो उसमें हेतु क्या रहते हैं? तो अति व्यायाम करना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना। और उसकी वजह से क्या होता है कि वायु का प्रकोप हो जाता है। और बहुत रफ्तार से जाने वाले वाहनों से सफर करना, इससे वायु का प्रकोप होता है। कठिन और विषम स्थान पे बैठे रहना, कभी कभी हम लोग बस्ती नेत्र देते हैं तो उसका अगर इंजरी हो जाता है उसकी वजह से रक्तार्श हो जाता है, गुदमार्ग का पीड़न हो जाता है। गुद प्रदेश में अति शीतल जल का स्पर्श हो जाना, जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं वो लोग को बहुत ठंडा पानी लग गया,
वायु का प्रकोप हो जाएगा। उसी तरह से वात मल मूत्र वेगों का धारण करना और अनुदीरित वेगों को उदीरण करना, वेगान धारित न उदीरित, जो वेग आ ही नहीं रहे हैं, अनुदीरित हैं, उनको जबरदस्ती उदीरण करके निकालने का कोशिश करना, यह एक कारण होता है जो अर्श को, रक्तार्श को उत्पन्न कर देता है। अति प्रवाहन करना, अभी लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, टाइम हो गया है जाने, ऑफिस को जाना है, कोमर में बैठ जाते हैं और जोर लगा के प्रवाहन करते रहते हैं, लेकिन रात को क्या हैवी खाना खाया है, खाना पचा है कि नहीं पचा है, और मल वेग आया है कि नहीं आया है, वो नहीं देखते हैं, बस प्रवाहन करके कैसे भी निकालो, फ्लश आउट करो, ये सोचा जाता है। उसी तरह से कुछ कुछ व्याधियों की वजह से भी अर्श की उत्पत्ति होती है, जैसे कि ज्वर व्याधि, गुल्म व्याधि, अतिसार, ग्रहणी, शोथ पांडु आदि रोगों के कारण तृषता आ जाती है, और बहुत से कारण होते हैं जो अर्श की उत्पत्ति करते हैं। स्त्रियों में गर्भपात, गर्भस्राव, गर्भपीड़न, इन सब से भी जब वायु का, अपान वायु दूषित होते हैं और बहुत ज्यादा जोर से गर्भस्राव हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भपीड़न हो गया, तो उससे भी रक्तार्श की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण है। और स्थान वैगुण्यता निर्माण होना हेतुओं के साथ में, स्थान वैगुण्यता सबसे मेन है, वहां पे वैगुण्यता ये होना, और अग्निमांद्यता और मल संचिति, ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से यह व्याधि होती है। सबसे मेन बताया है अर्श की उत्पत्ति का जो संप्राप्ति का पहला स्टेप है कि अग्निमांद्य होना, अगर अग्निमांद्य है तभी वह व्याधि अर्श में हो सकती है, वहां संप्राप्ति जाने के बाद। अब इसको अलग अलग टाइप बताया है कि मतलब सहज अर्श और जातज, मतलब बाद में व्याधि अनुसार होता है, जन्मोत्तर जो बोलते हैं, सहज और जन्मोत्तर। सहज अर्श में जो रहते हैं वो जन्म से रहते हैं और बीज दृष्टि के वजह से होता है, या माता द्वारा गर्भिणी अवस्था में मिथ्याहार विहार करने की वजह से सहज अर्श की उत्पत्ति होती है। ये कष्ट साध्य होते हैं, असाध्य होते हैं। दूसरा है कि जन्मोत्तर, मतलब जन्म के बाद होते हैं। मिथ्याहार विहार अगर वो इंसान ने, बच्चे ने किया, इंसान ने किया, तो उसकी वजह से जन्मोत्तर टाइप का हो जाता है। उसी तरह से बाह्य अर्श होता है, एक अभ्यंतर अर्श होता है, मतलब एक्सटर्नल पैल्स होता है और इंटरनल पैल्स होता है। उसी तरह से दोषों के हिसाब से वातज, पित्तज, कफज, ये एक एक दोष वाले 3 हो गए। फिर रक्तज, सहज, सान्निपातिक, ऐसे बताए। तो हम लोग अभी रक्तज के बारे में बात करें। और दूसरा एक और टाइप बताया कि स्त्रावी अर्श और शुष्क अर्श। स्त्रावी अर्श जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा रक्त आता है और स्त्राव जैसा निकलते रहता है। तो इस तरह से देखें तो स्त्रावी अर्श या रक्तज अर्श, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। इसमें मेन ये रहता है कि त्वचा, मांस, मेद, इनको दुष्ट करके मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं और यह अर्श व्याधि हो जाती है। रक्तार्श के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो चरक संहिता में खास रूप से रक्तार्श का वर्णन नहीं है। माधव निदान में रक्तार्श के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि माधव निदान का जो टाइम है, जब इन्होंने ग्रंथ लिखा तो मध्यकालीन भारत था। उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, मुगल वगैरह आ रहे थे। तो जब वो लोग आ रहे थे तो वो लोगों ने अपने खाना पीना वो सब लाया, जिसमें बहुत ज्यादा नॉनवेज, मसालों का प्रयोग करना। तो लोग भी जब बाहरी लोग आएंगे तो वैसे ही खाना पीना लगे, तो उसकी वजह से रक्तार्श की व्याधि ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए हो सकता है कि माधव निदानकार को ऐसा लगा कि मैं रक्तार्श के बारे में ज्यादा डिटेल में वर्णन करूं। तो क्या है, माधव निदानकार ने ये जो है ना, ये रक्तार्श को अलग बताया। चरकाचार्य जी ने पित्तज अर्श में रक्तार्श का समावेश किया है। लेकिन जो सुश्रुत संहिता है, सुश्रुताचार्य जो है वो सर्जन है, बहुत इंटेलिजेंट सर्जन है, वो बोलते हैं कि नहीं, रक्तार्श तो अलग ही है। सुश्रुताचार्य जी का एक स्वतंत्र प्रकार बताने का एक ज्यादा महत्व है। चरक ने जो बताया है वो स्त्रावी और शुष्क अर्श, ऐसे 2 भेद के हैं। तो स्त्रावी अर्श के अंतर्गत या पित्तज अर्श के अंतर्गत रक्तार्श, ऐसे चरकाचार्य जी ने बोला है। क्योंकि रक्तार्श में पित्त अर्श के समान ही अर्श रहते हैं, उनका वर्ण जो होता है गुंजा फल की तरह रहता है, प्रवाल जैसा आरक्त होता है, मलावष्टम्भ प्रधानतया रहती है। मलावष्टम्भ के कारण जो मल होता है वो ग्रथित होता है, गांठदार होता है, कठिन होता है। मल से व्रणोत्पत्ति होकर दुष्ट और उष्ण रक्त का स्त्राव होने लगता है। रक्त के अधिक स्त्राव के कारण जो इंसान है वो बरसाती मेंढक होता है, वह भेक वर्णीय उस तरह का रंग होता है, क्योंकि पांडुता हो जाती है, निस्तेज हो जाता है, पांडु वर्ण का दिखाई देने लगता है। इसी तरह से रक्त क्षयजन्य अनेक व्याधि उत्पन्न हो जाती है और वह अपना नित्य कर्म करने में असमर्थ हो जाता है। उसको जब रक्तार्श होता है तो श्वास कृच्छता होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि खून की कमी होती है। हृदय स्पंदन होता है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा हार्ट में बढ़ने लगता है। फिर मूर्छा होती है, हृदय ध्वनि विकृति होती है, मरमर होता है,
और फिर वो एसटी वेव एलिवेशन और ऐसे पीक्यूआरएसटी जो है ईसीजी में वो गड़बड़ा जाता है, साइनस एरिथमिया वगैरह ऐसे कंडीशन होते हैं, फिब्रिलेशन ये सब होने लगते हैं। जितना वायु का प्रकोप होगा उतना हृदय पे उसका अफेक्ट आएगा। उस वजह से तंद्रा होती है, ऐसे बार बार नींद आने जैसा होता है, तंद्रा होती है, फिर भ्रम होता है, अरति होता है, कभी कभी निद्रा नाश होता है। पेशेंट रात रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि उसको इतना पेन हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रहा होता है, और अनेक प्रकार के मानसिक अस्वस्थता के भी लक्षण हो जाते हैं। रक्तार्श में वायु और कफ का भी अनुबंध हो सकता है। अब वायु का अनुबंध है रक्तार्श में तो क्या होगा, तो मल प्रवृत्ति बहुत ग्रथित होगी, गांठदार होगी और काले रंग की होगी। अपान वायु का निस्सरण नहीं होगा, अपान वायु नीचे से ऊपर आएगी बार बार, तो आधमान होगा, उदावर्त होगा, क्योंकि वो बाहर वायु नहीं निकल पा रही है। और जब भी पेशेंट जाएगा तो उसको ब्लीडिंग होने लगता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है। और इसमें अर्श से होने वाला स्त्राव जो रहता है वायु के अनुबंध की वजह से तनु रहेगा, अरुण रंग का रहेगा और फेन युक्त रहेगा, झागदार रहेगा, ऐसा रक्त आता है। और कटी में, गुद में, वंक्षण में, इंग्वाइनल रीजन में, गुद प्रदेश में और कमर में बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता है, उसको हर समय पेन कंटिन्यू फील होते रहता है। अगर कफानुबंध है तो मल प्रवृत्ति शिथिल होगी, पीले रंग की होगी, स्निग्ध होगी, गुरु होगी और शीत गुण युक्त होगी। रक्तार से निकलने वाला जो रक्त है वो कफ का अनुबंध होने की वजह से तंतु में होगा, ऐसे थ्रेड टाइप निकलेगा, घन निकलेगा, पिच्छिल निकलेगा, चिपचिपा चिपचिपा निकलेगा। और गुद प्रदेश हमेशा पिच्छिल जैसा रहेगा, ऐसे कुछ तो चिपचिपा चिपचिपा है, स्निग्ध रहेगा, आर्द्र रहेगा और स्तिमित रहेगा, मतलब कुछ तो गीले कपड़े से लपेट दिया है, इस तरह का फीलिंग उसको हमेशा रहेगा। ये रक्तार्श में कफानुबंध होने की वजह से ये हो सकता है। अब रक्तार्श अगर रहे कंटिन्यू तो उससे गुद भ्रंश हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम ये हो सकता है, भगंदर भी हो सकता है, और वात मूत्र और पुरुष का उदावर्त जो होता है, वात जन्य उदावर्त, मूत्र जन्य उदावर्त, पुरुष जन्य उदावर्त ये हो सकता है। बदगुद्धता हो सकती है, यकृत वृद्धि, कामला व्याधि हो सकती है, रक्तक्षय एनीमिया हो सकता है, पांडुरोग और शोथ ये सारे उपद्रव हो सकते हैं। अब रक्तार्श की चिकित्सा अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि रक्तार्श की चिकित्सा में नाग केशर का चूर्ण सबसे बेस्ट रहता है, या सम शर्करा चूर्ण बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से कुटज परपट्टी का प्रयोग करते हैं। अगर मलावष्टम्भ ना हो, उसको रोकना है, कॉन्स्टिपेशन को रोकना है, तो अभ्यारिष्ट का प्रयोग करते हैं, आरगवत कंपिल आदि वटी का प्रयोग करते हैं। और हम लोग को सूरन का जो सब्जी है वो खाने के लिए देते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से रक्त का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रक्त को स्तंभन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक अवस्था में आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। तो चिकित्सा सिद्धांत क्या है कि दीपन पाचन द्रव्य देना है और रक्त को रोकने वाला द्रव्य देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो कभी कभी दीपन पाचन वातानुलोमन द्रव्य देना पड़ता है अवस्था के हिसाब से, अग्नि बढ़ने के बाद घृतपान कराना पड़ता है, विविध प्रकार के तक्र पान कराने पड़ते हैं, और रक्त संग्राहक द्रव्य जो रहते हैं वो देना पड़ता है, शोणित स्थापन गण जो है हमारा चरक संहिता का वो देना पड़ता है। कभी कभी क्या करते हैं कि मृदु विरेचन देते हैं रक्तार्श में, और वहां पे शस्त्र शास्त्र शार अग्नि ये सब का अग्नि कर्म वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं रक्तार्श में। प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करते हैं, प्रवाल पिष्टि का प्रयोग करते हैं, जो दीपन पाचन भी है और वहां पे हीलिंग भी करता है, ऐसे सब दिया जाता है। उसी तरह से व्याधि की अवस्था देख के हम लोग तक्र का प्रयोग करते हैं, तो तक्रारिष्ट का प्रयोग करते हैं, धनिया जीरा, पिपली मूल या फिर तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अभ्यंग स्वेदन, जब वो रक्त आना बंद हो जाता है तो अभ्यंग स्वेद, धूम, अवगाह, लेप ये सब का प्रयोग करते हैं। और दूसरा बात है ना कि रक्तार्श जब बहुत ज्यादा हो रहा है, रक्त बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कभी कभी वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है, उसमें फिर हमें शस्त्र क्रिया करना पड़ता है, वहां पे क्वाटरी करते हैं या फिर वहां स्टिचिंग करते हैं, कभी कभी ऐसी अवस्था भी आ जाती है, लेकिन संप्राप्ति भंग होना चाहिए। और दूसरा है कि चिकित्सा करते समय भिन्न सकृत है, गाढ़ सकृत है, मतलब वो कॉन्स्टिपेशन वाला मल प्रवृत्ति हो रहा है कि वो पतला हो रहा है, वो पहले देखना पड़ता है। उसी तरह से रक्त स्त्राव जो रहता है उसको रोकना है, हमें कभी भी दुष्कार की चिकित्सा नहीं देनी है। ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप अगर भल्लातक दे देंगे, भल्लातक आसव, कांकायन बटी, अर्श कुठार रस, तुरन वटक, ऐसे स्ट्रॉन्ग दवाएं जिसमें भल्लातक है तो और एग्रेवेट हो सकता है। तो कभी भी हमें यहाँ पे पित्त की चिकित्सा करना है और हीलिंग करना है, तो रक्त स्तंभक योग वगैरह दिया जाता है।
और दूसरा क्या है कि इसमें रक्तार्श में कभी भी मल प्रवृत्ति सशूल होती है, सदाह होता है, मतलब बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावष्टम्भ होता है, और गुद प्रदेश में रेडनेस आता है, आरक्त वर्णता होती है, और सरक्त मल प्रवृत्ति होती है। कभी कभी वो 1 चम्मच निकलती है, कभी कभी वो बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा होती है, शिरोवेदना होती है, मूर्छा होता है, दुर्बलता होती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो मतलब मेरे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आए जो बोलते हैं कि हमने कल डॉक्टर साहब बहुत दारू पिया और हमने नॉनवेज खाया और मुझे ब्लीडिंग पाइल्स होने लगा। ऐसा होता है। कभी कभी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। कभी कभी क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, क्रोधात पित्तम, क्रोध बहुत ज्यादा किया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, 3-4 घंटे कंटिन्यू क्रोध किया, गुस्से में है हम, तो फिर वो रक्तार्श होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब रक्तार्श जो रहते हैं ना, वो पेशेंट ऐसे बोलते हैं, कभी कभी ऐसे आते हैं कि कल से हमें मल प्रवृत्ति के बाद खून जा रहा है, हमने रक्त स्तंभन के लिए एलोपैथी का दवाई लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, कल से हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं बीच बीच में बार बार होने लगता है। तो उनका जब हम लोग हिस्ट्री निकालते हैं, हेतु निकालते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कटु रस के द्रव्य, तीखा चीज, गरम मसाले, या फिर कटु रस का किसी भी तरह से क्षार का प्रयोग, चाइनीज का प्रयोग, बाहर का चटपटा खाया, या फिर अम्ल रस का बहुत ज्यादा किया। जैसे कि अम्ल रस में उन्होंने, मतलब मेरे प्रैक्टिस में टोमेटो सॉस का बहुत ज्यादा, और फिर वो जो मिर्ची का सॉस आता है ना, चिली सॉस, वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाया। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमें ना उनको पहले तो हेतु बंद करना पड़ता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम आपको ठीक करेंगे, लेकिन पेशेंट अगर वो बात नहीं मान रहे और बहुत ज्यादा चिली सॉस वगैरह खा रहे हैं, तो फिर हम उसको तो ठीक नहीं कर पाएंगे। हमको पहले से ही हेतु पे उसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप ये कटु रस का सेवन, अम्ल रस का और लवण रस का भी सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे कि हर चीज में नमक ज्यादा डाला जाता है, पापड़ हो गया, फिर मिक्सचर हो गया, बाहर का फरसान हो गया, उसमें इतना मिर्ची डाला जाता है, और सब्जियां भी जो रहती है ना, सभी को तिक्त रस, सॉरी, कटु रस साथ में नहीं होती है। अभी महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे तो कोल्हापुर की मिर्ची जो रहती है, इतना तीखा रहता है, इतना तीखा रहता है, बाप रे। और उसी तरह से नागपुर का आप लोग बैगन का सब्जी खा के देखिए एक बार, इतना तीखा रहता है। अब जिनको साथ में वैसा मधुर रस भी सेवन करे उनके लिए ठीक है, लेकिन नागपुर का कभी बैगन का सब्जी खा के देखिए, ऐसे कान से झंझनाहट होगी, ऐसे धुआं निकल रहा है, इतना तीखा होता है। और खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन वो जब पेट में जाएगा और जब निकलेगा, और वो भी डेली डेली खाया जाएगा, तो ये रक्तार्श हो जाता है। उसी तरह से लोग ना बड़ा पाव बहुत ज्यादा खाते हैं। बड़ा पाव पाव जो रहता है वो पचने में बहुत हैवी रहता है, उसमें लहसुन बहुत रहता है। इडली का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फर्मेंटेड ढोकला वगैरह का सेवन कर रहे हैं, और ढोकला खा के और चाय पी रहे हैं। ऐसे लोग रहते हैं ना, 2 कप चाय पी लिया और ढोकला खा लिया, समोसा खा लिया और चाय पी लिया, मतलब विरुद्ध अन्न है ये पूरा। और पाव खा रहे हैं, इससे रक्त की दुष्टि होती है, रक्त जितना खराब होगा उतना ये बढ़ जाता है। इसी तरह से जो लोग अरहर की दाल रोज खाते हैं, अरहर की दाल जो है वो पित्त प्रकोप करती है, अम्ल विपाकी रहती है, पेट में जाके खट्टा हो जाता है। तो अरहर का दाल जो लोग रोज खाते हैं उनको रक्तार्श होता है। इसी तरह से जो इमली का सेवन ज्यादा करते हैं, रोज 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 अभी मैं साउथ इंडियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ इंडिया में क्या होता है कि वहां का भूमि क्षारीय है, कोस्टल एरिया क्षार है, अल्कलाइन है वहां की मिट्टी, वहां के लिए साथ में है वो, मतलब खट्टा चीज खाना, इमली का चटनी और विनेगर और अचार और खट्टा वो साथ में है। लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे और इमली का चटनी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या टोमेटो सॉस खा रहे हैं, या फिर आप चिली सॉस खा रहे हैं, तो ये जरूर हो सकता है। फिर कुल्थी का दाल, कुल्थी जो रहता है आप लोगों को मालूम होगा, हॉर्स ग्राम, उसको लेने से हो सकता है। उसी तरह से जो लोग ना मछली का सेवन करते हैं और सूखा मछली का सेवन करते हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, सूखा मछली का मतलब दाल जैसा बना के कुछ, और उसका सेवन करना। उसी तरह से जो लोग बहुत ज्यादा मूली का सेवन करते हैं, मूली जो है तो पित्त प्रकोप करता है, और पुदीना का सेवन, अति प्रमाण में पुदीना का चटनी खाना पित्त का प्रकोप करता है। इसी तरह से जो लोग मटर का सेवन करते हैं, पीस का सेवन, या पालक की सब्जी, और एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन बढ़ाना है, आप पालक की सब्जी रोज खाओ। पालक की सब्जी जो जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको पाइल्स होता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट है जो पतंजलि का वो एलोवेरा का जो जूस होता है वो कंटिन्यू ले रहे थे, कंटिन्यू ले रहे थे बिना डॉक्टर के जाने हुए, और एलोवेरा जूस से ये ब्लीडिंग पाइल्स बढ़ गया। आप लोग भी बताइएगा। इसी तरह से जो लोग खाने में बेकिंग सोडा
मतलब खाने वाला सोडा रहता है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं जब बीएमएस कर रहा था तो मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे ना, उनको मतलब उनके जो मेस वाले थे ना, वो क्या करते थे कि खाना अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए बासी खाना में जैसे इडली वगैरह बनाया और वो बासी रह गया, बच गया, तो उसमें बनाते टाइम ही बहुत ज्यादा सोडा डाल देते थे कि एकदम वो निखर के आए, बहुत अच्छा दिखे। और फिर वो खाने के बाद किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, कुछ ना कुछ बीमारी होता ही था, किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया। मतलब वो खाने का ही खराबी था कि सोडा बहुत ज्यादा डालते थे, और वो थोड़ा भी खा लेना पेट भर जाता है। तो उस टाइम पे मेस वाले क्या करते थे, कैंटीन वाले, कि हमारा जो ये ग्राहक है, क्लाइंट समझते हैं ना कि ये कम खाए, इसका पेट भर जाए, इसलिए सोडा डाल के वो निखर जाता है, कम खाया जाता है तो पैसा बनाओ। तो ये सोडा का सेवन जो रहता है ना, वो मतलब जो अल्कली क्षार का सेवन, उससे भी ये ब्लीडिंग पाइल्स बढ़ जाता है। कभी कभी रक्त पित्त की संप्राप्ति रहती है, अधोग रक्त पित्त रहता है, उसकी वजह से होता है। कभी रक्तातिसार रहता है, उसके वजह से ये हो सकता है। कभी कभी रक्त प्रवाहिका के कॉम्प्लिकेशन में भी ये रक्तार्श हो सकता है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको दीवा स्वाप करने, अभी आईटी में आप लोग देखेंगे ना, आईटी में लोग ना इतना रात्रि जागरण करते हैं, 5 दिन काम है और इतना स्ट्रेस रहता है, इतना क्रोध आता है, इतना वायु का प्रकोप हो रहा है, रात्रि जागरण है, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होता है, और सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है आईटी वालों की। तो वो लोग क्या करते हैं, दिन भर सोते हैं, सैटरडे संडे सोते हैं। या अभी लॉकडाउन में भी लोगों ने बहुत ऐसे लेजी हो गए बहुत ज्यादा, उसके वजह से दीवा स्वाप जो है, और जो अपना सन का क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनको रक्तार्श होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो आप लोग बताने वाले हैं। कुछ कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट, एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। पित्त का प्रकोप हो रहा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, जैसे क्रोसिन का बहुत दिनों तक सेवन किया, पैरासिटामोल, ब्रूफेन, वोवेरॉन का सेवन बहुत दिनों तक किया, एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत ज्यादा किया, तो उनके बॉडी में पित्त का प्रकोप होता है और वो एंटासिड नहीं खा रहे, या फिर ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर द्रव्य नहीं ले रहे, जैसे पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, ये सब नहीं ले रहे हैं, और वो केवल खा रहे हैं दूसरी दवाइयां, तो वो जाएगा, पित्त का प्रकोप होगा, और पित्त के प्रकोप से गैस्ट्राइटिस और अल्सरेशन, जोर्डन अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और उसके बाद में ये ब्लीडिंग पाइल्स का चांसेस बढ़ जाता है। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, तो हमें एक तो उनका ये देखना चाहिए कि कुछ कुछ स्टेप्स है, मैं आप लोग को ये भेज दूंगा कि अगर रक्तजर्श हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो मल का परीक्षण पेशेंट से बोलना चाहिए, एक ऐसे चार्ट देना चाहिए कि आप ये भर के लाओ। तो पहले तो हमें ये पूछना चाहिए कि मल की मात्रा कितनी है, तो वो बोलते हैं कि अल्प मात्रा में मल प्रवृत्ति हो रही है। उसका स्वरूप कैसा है, तो पेशेंट ज्यादातर रक्तार्श वाले पेशेंट होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स वाले, वो बोलते हैं कि ग्रथित हो रही है, गांठ गांठ होती है। उसका कलर कैसा होता है, तो बोलते हैं कि खून के साथ हमारा मल प्रवृत्ति होता है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग हेमोराइड्स है। और थोड़ा सा हमारा काला, काले जैसा, और पीला, कृष्णाभ पित्त, इस तरह से हमें ऐसा मल प्रवृत्ति हो रहा है। उसी तरह से उसका स्मेल कैसा है, तो पुरुष विशिष्ट, जिस तरह से पुरुष का रंग होता है, उस गंध होता है, वैसा हो रहा है। उत्सर्ग कैसा हो रहा है, तो बोलते हैं कि कष्ट पूर्वक होता है मल। मैं आपको ये दे दूंगा, आप लोगों को ये बहुत काम आएगा, मल परीक्षा, रक्तार्श में मल परीक्षा के लिए क्या क्या प्रश्न पूछना है, ये आप लोगों को काम आएगा, जो कोई भी आपको नहीं देगा, जो मैं दूंगा वो कोई भी नहीं देगा। तो मैं अभी भेजूंगा लेक्चर के बाद, और ये पूरा लेक्चर का भी चाहिए सारांश तो वो भी भेज सकता हूँ। तो ये जो है ना कि ये उत्सर्ग कैसे हो रहा है, मल प्रवृत्ति, मतलब वो किस तरह से निकल रहा है, तो अल्प हो रहा है, कष्ट पूर्वक हो रहा है, और पिच्छलता युक्त हो रहा है, बहुत चिपचिपा चिपचिपा हो रहा है। फिर जल परीक्षा अगर करते हैं तो जल में वो तैरता है, डूबता नहीं है, तैरता है। रक्त प्रवृत्ति कैसे है, तो जैसे ही मल प्रवृत्ति होती है तो उसके पहले होगा, तुरंत होगा, साथ में होगा, मल के साथ निकलेगा। प्रकृति जो रहती है वो ज्यादा पित्त वात वाले प्रकृति रहती है, और उनका हम लोग देखते हैं कि सत्व कैसा होता है, तो किसी का मध्य सत्व रहता है, मध्यम सत्व रहता है, किसी का अवर सत्व रहता है। उनकी साथ में परीक्षा देखेंगे तो मतलब उनको कटु रस प्रिय रहता है, बहुत ज्यादा तीखा चीज खाते हैं। उनकी आहार शक्ति देखेंगे तो वह लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, कंठ तक दबा दबा के खा रहे हैं, खाना पचने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, अध्यशन कर रहे हैं, विषमासन कर रहे हैं, विरुद्धासन कर रहे हैं, या अनशन कर रहे हैं, टाइम पे नहीं खाना खा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं खाना। उनकी अग्नि मंद होती है,
और खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनको ये रक्तार्श हो जाता है। उसी तरह से इसमें और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, रक्तार्श में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, व्यवच्छेदक निदान करना है तो कभी कभी अधोग रक्त पित्त के भी पेशेंट होते हैं, उनको भी ऐसे ब्लीडिंग होता है। लेकिन रक्त पित्त में क्या होता है कि मूत्र मार्ग से, योनि मार्ग से, दूसरे मार्गों से भी रक्त आ सकता है, तो रक्तपित्त होता है। रक्तपित्त में हीट बहुत ज्यादा रहती है, दाह बहुत ज्यादा रहता है, तृष्णा बहुत ज्यादा रहता है, भ्रम मूर्छा वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, वो अधोग रक्तपित्त होता है, तो उसमें हमें वमन कराना पड़ता है। कभी कभी गुदार्श रहता है, स्त्रावी, जो ब्लीडिंग पाइल्स है वो स्त्राव युक्त रहता है, उसमें जैसे एक्सुडेट निकलता है, कभी कभी ब्लीडिंग हो रहा है। कभी कभी वो परिकर्तिका भी हो सकता है, मतलब कर्तनवत वेदना होती है, वहां पे छिल गया है, कट गया है, क्रैक पड़ गया है, वो परिकर्तिका है। तो वह परिकर्तिका मतलब रक्तार्श नहीं होता है, रक्तार्श अलग होता है, परिकर्तिका अलग होता है, मतलब फिशर अलग होता है और ब्लीडिंग पाइल्स अलग होता है। कभी कभी रक्तज अतिसार हो रहा है तो वो ब्लीडिंग पाइल्स अलग होगा और रक्तातिसार अलग होगा, इसको हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोक्टोस्कोप जो रहता है, गुद अन्वेक्षण यंत्र, उसका सहारा लेके हमें ये देखना पड़ता है अभ्यंतर गुदार्श है क्या, तो वह कितना अंदर तक है, उसका मूल है वो कितना है। प्रोक्टोस्कोप से पता चलता है कि 3 o'clock में, 11 o'clock में, सुपाइन पोजिशन में लिटा दीजिए, 3 o'clock में, 11 o'clock में कहाँ है, वो रक्तार्श का मूल कहाँ पर है वो देखना पड़ता है। उसी तरह से हमें कुछ स्पर्श करके पता चलता है कि अगर टच किया प्रोक्टोस्कोप तो स्पर्शा सहत्व रहता है, पेशेंट ना बहुत ज्यादा चिल्लाता है बहुत ज्यादा। कभी कभी ये भी होता है कि सार्कोमा जैसे कंडीशन रहती है कि ब्लीडिंग ऑन टच, वहां टच हुआ कि ब्लीडिंग होने लगता है, वो तो कैंसर वाली स्टेज रहती है, वो छोड़ दीजिए, वो कैंसर वाला अलग रहता है, लेकिन ये ब्लीडिंग उसमें स्पर्शा सहत्व रहता है। इसी तरह से गुद स्थान में तो स्वरूपी शूल होता है, मतलब बहुत ज्यादा सुई चुभ हो रहे हैं, इस तरह से गुद स्थान में पेन होने लगता है। अब हम लोग स्टूल परीक्षा करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल कल्चर वगैरह के लिए देंगे, तो इसमें ब्लैकिश येलो और ब्लड ऐसा क्लियरली दिखाई देने लगता है। केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो एसिडिक ऑकल्ट रहता है और ब्लड में बेंजीडिन टेस्ट जो रहता है वो पॉजिटिव आता है, मतलब ये ब्लीडिंग पाइल्स है। और आरबीसी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं स्टूल में कल्चर करके या एसिड स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो आरबीसी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और प्लेंटी ऑफ आरबीसी और एचपीएफ ये सेल्स रहते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि रक्तार्श जो है ना उसमें रक्तार्श भी है, तो स्टार्टिंग में जैसे रक्तपित्त में हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा पर उपेक्षा करो, दूषित रक्त तो निकलने दो, लेकिन हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो एक दिन का नहीं आ रहा है, वो उसका इतिहास रहता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि तस्मान यत्न संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त है तो जीव की स्थिति है, रक्त को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। ब्लड है, अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें आयरन का टैबलेट देना पड़ेगा, आयरन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त को रक्षा करना सबसे जरूरी रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें बोला है चिकित्सा में अगर हम लोग आते हैं तो एक मैंने नाट्यशर बताया, फिर मैंने सम शर्करा चूर्ण बताया, कंपिलक बताया, अभ्यारिष्ट बताया, और आप लोग भी बताने वाले हैं कुटजारिष्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, पिचू का प्रयोग कर सकते हैं, जात्यादि तेल वगैरह का पिचू रख सकते हैं। लेकिन अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में क्या बताया है, विट पथम विशेषण हितम मोच रसेन तू, मतलब वहां पे विट पथ मतलब पुरुष के पथ में अगर बहुत ज्यादा ये तकलीफ हो रही है रक्तार्श की तो मोच रस का प्रयोग करें, रक्तातिसार दुर्नामक चिकित्सा प्रयोग। इसमें बोल रहे हैं कि मोचरस का प्रयोग करिए या शालमली जो रहता है, शालमली वृक्ष का जो निर्यास रहता है उसको मोचरस बोलते हैं, रक्त स्तंभन के लिए उसका प्रयोग करें, या पिच्छा बस्ती का प्रयोग करें। पिच्छा बस्ती जो मोचरस सिद्ध मेडिसिन से जो दूध वगैरह में पका के उसका दिया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि मोचरस जो रहता है शालमली का कंटक का, शालमली कंटक का भी प्रयोग करते हैं, या मोचरस सबसे श्रेष्ठ रहता है, वह निर्यास रहता है तो गोंद टाइप रहता है, तो मोचरस शीत रहता है, ग्राही रहता है, स्निग्ध रहता है, कषाय रहता है, और पित्त अस्त्र दाहनुत, पित्त को भी शमन करता है, रक्त को भी रोकता है और दाह को भी दूर कर देता है। इसलिए रक्त का स्तंभन करने के लिए, रक्त रोकने के लिए मोचरस का प्रयोग का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। तो मोचरस से दूध का बस्ती को पिच्छा बस्ती, क्योंकि पिच्छिल द्रव्य रहता है तो उसका प्रयोग करने से वो तुरंत ही हील करने लगता है, और वहां पे क्या करता है कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन को रिजुविनेट करता है, इसलिए पिच्छा बस्ती का प्रयोग करें। उसका प्रयोग करने के लिए क्या करना है, 2 ग्राम
मोचरस लेना है, जो भी पूरा पाउडर फॉर्म में हो मोचरस। 30 ml पानी लेना है और 30 ml दूध लेना है। इसको पका देना है और पकाने के बाद 30 ml तक ये दूध ही रहेगा, शीरपाक। 2 चम्मच मोचरस, 30 ml पानी, 30 ml दूध, तो वो उबालते उबालते दूध ही रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो 30 ml को लेके और इसको खाने के बाद दे दिया जाए तो, या कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह शाम खाने के पहले दे देते हैं, मतलब अपान काल में दे देते हैं खाने के पहले, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो आप रात को दे दीजिए, आपको कन्वीनियंट कैसे है, पेशेंट को कैसे कन्वीनियंट है उसके हिसाब से देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऑकल्ट ब्लड आ रहा है, गूढ़ रक्त आ रहा है, तो इसमें ये देखना है कि ब्लड ना आए, तो रक्त स्तंभन करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये सबसे अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है कि सर्जरी के लिए भेज देना है, क्योंकि सर्जरी अगर बहुत ज्यादा 4 ग्रेड में चला गया है और हम मेडिसिन से कोशिश कर नहीं हो रहा और पेशेंट परहेज भी नहीं पाल रहे, तो सर्जरी ही एडवाइजेबल है। तत्र धर्मांतराणाम अधिकार, वो धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों का अधिकार है, ऐसा चरकाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। क्योंकि सारे रक्तार सुख साध्य है ऐसा नहीं है, कुछ कृच्छ साध्य है, कुछ याप्य है। मतलब जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक फायदा होता है, जब तक परहेज पड़ रहे तब तक फायदा होता है, जैसे ही ट्रीटमेंट और परहेज बंद वैसे ही वो बढ़ जाता है, तो वो याप्य रहते हैं। और कुछ रक्ताश रहते हैं वो असाध्य रहते हैं। तो हमें जो ये असाध्य का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमें जरूर रखना चाहिए। अगर हम असाध्य को नहीं रखेंगे और बोलेंगे हम सारे पेशेंट ही कर देंगे, तो वो अति हो जाएगा। फिर वो पेशेंट, फिर बाद में तकलीफ होगा, तो वो पेशेंट बोलेंगे कि आपने क्या किया हमारे लिए, हमारे इतने पैसे भी गए और फायदा भी नहीं हुआ। इसका ध्यान में हमेशा रखिए कि आपको पेशेंट को ठीक करना है। अगर आपसे हो सकता है और पेशेंट परहेज पाल रहे हैं तो आप करिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्लियरली बोलिए कि अभी आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा। और बाकी आप दवाई दीजिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप मतलब दीपन पाचन अनुलोमन करने वाला दवाई दीजिए कि रिकरेंस बार बार ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग भी बताइए, रक्तार्श के पेशेंट में आप लोगों का क्या अनुभव है? प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। सर, एक आपने जो हेतुओं में बोला मूली के ज्यादा सेवन से, उससे कैसे होगा? वो तो मतलब शीत उसकी होती है, मतलब उसमें कैसे ले रहे हैं इसको हेतु मूली के शीत तौर नहीं पे? रहती है, मूली कटु रहती है, बहुत कटु रहती है, पित्त का प्रकोप करती है। आप सुबह भी मूली खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, तो एक तो वो गैस बनाती है बहुत ज्यादा, और वो पित्त का प्रकोप करती है ना। ओके। हम लोग सालों भर मूली थोड़ी ना खा सकते हैं। और जिनके लिए, साथ में जो लोग युवा हैं, जी। व्यायाम करते हैं, उनके लिए सब चीज जायज है, लेकिन सभी लोग को साथ में नहीं होती है। तो मूली का अति सेवन जो रहता है वो बवासीर कर देता है, रखता है अर्श करता है। आप कंटिन्यू खा सकती हैं क्या? कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं खा सकती, उससे गैस सर, जो बनता है। मोचरस वाला आपने बताया वो दूध पका के उसमें, तो उसमें शर्करा भी डाल सकते हैं? शर्करा मिला सकते हैं ना, मिश्री डाल के बना सकते हैं। जी, थैंक यू। ठीक है, बाकी लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। आरती मैम, कविता मैम, सुनीता मैम, शशि मैम, बोलिए आप लोग। आप लोगों ने रक्तार्श के पेशेंट देखे हैं क्या? गुड इवनिंग सर। यस सर, मैंने कुछ दिन पहले हमारी पेशेंट थी 85 ईयर ओल्ड की, तो मेरे से हमेशा कंप्लेन करती थी कि ब्लड आता है, तो मैं उनको बोलती थी दिखाने के लिए, पर दिखाते नहीं थे। तो मुझे डाउट हुआ, तो इस बार मैंने उनको इंसिस्ट करके देखा, तो उनका इंटरनल पाइल्स था, 3rd डिग्री या 4th डिग्री हम कह सकते हैं। तो वो पूरा जैसे वो पका गुलर होता है, या कह सकते हैं रुक्त गुंजा है, बिल्कुल उसकी तरह कलर था, और उस पर स्किन वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो टच तो करने नहीं दे रहे थे, बस मैंने ऐसे करके देखा था, तो मुझे तब उनका समझ में आया कि उनको कितना ज्यादा पेन रहा होगा या कितनी ज्यादा तकलीफ रही होगी सारी चीजों पर। तो उनको भी फिर मैंने वो जो कंचन मैम वाला है कि कासिस और कहरवा पिस्टी वगैरह है, मैंने बोला इसको ले लीजिएगा, इससे मतलब पाउडर बना करके वहां पर छिड़काव करना है। और साथ में उनको मेडिसिन चलाई थी कि थोड़ा सा पेट वगैरह ठीक ठाक साफ होता रहे। तो मतलब बहुत जब मैंने उसको देखा था, मुझे लगा कि देखने से ही मुझे लग रहा था कितना ज्यादा दर्द होगा, और जो उसको झेल रहा है वो तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अर्श को बोलते हैं ना, अरिवत शत्रु के समान मतलब नुकसान देता है। और इसके जो पेशेंट की हिस्ट्री में तो मुझे ज्यादा नहीं समझ में आया, क्योंकि सर वो 25-30 साल से डायबिटिक हैं, बीपी की भी प्रॉब्लम है, और कॉन्स्टिपेशन की मेरे ख्याल से 40-50 साल या इससे ऊपर की उनकी प्रॉब्लम है।
तो ऐसे पेशेंट्स में सर, और वो दिखाना भी नहीं चाहती सर्जन या किसी को भी, तो 3rd डिग्री या 4th डिग्री का जो इंटरनल पाइल्स होता है, उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा से क्या पूरी तरीके से सर ठीक हो जाएगा कि सर्जन को मतलब बोलना ही अगर पड़ेगा? पेशेंट जैसे मेरे को तो लगा था कि ऐसा परहेज पालने को तैयार है, हम्म, अगर जैसे कि पुष्यानक चूर्ण है, नागकेशा चूर्ण है, तंडुलोदक के साथ ले रहे हैं, तक्र के साथ ले रहे हैं, अगर वो पेशेंट हमको सपोर्ट करता है तो वो ठीक हो सकता है, और नहीं सपोर्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, फिर सर्जन के पास भेजिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, बाकी अखिलेश तिवारी जी आप बताइए सर। तिवारी जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए रक्तार्श के पेशेंट का। अंजना मैम आप बताइए, बोलिए। अखिलेश तिवारी जी हैं तो बोलिए ना। अखिलेश तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। जी सर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक लिए, बहुत ही कॉमन है, और खास करके विंटर सीजन में तो बहुत पेशेंट आते हैं, क्योंकि उस समय जो भी फ्रूट सब्जियां वगैरह रहती है, जैसे गोभी हो गया, मटर है, इस तरह का सब्जियां खाते हैं, और ठंडा में पानी की भी मात्रा कम पीते हैं। तो ये सब जितनी भी बात कारक चीज है, वो अगर खाते हैं, हेवी डाइट लेते हैं, तो डेफिनेटली होता है। सबसे ज्यादा सर पाइल्स का जो भी पेशेंट आता है मेरे पास विंटर सीजन में ही आता है। और दूसरा हेतु वगैरह की जो बोले, वो हेतु वगैरह तो है ही, वो तो क्लियर हर पेशेंट में दिखता ही है कहीं ना कहीं। आपका सर एकेटी का जो कंसेप्ट है ना, हम खूब यूज करते हैं, और मुझे और कुछ देने की जरूरत ही नहीं होता। एकेटी के साथ चंद्रकला रस दे देते हैं, 2-2 टेबलेट एकेटी और 1-1 टेबलेट चंद्रकला रस 3 या 4 बार देते हैं। उसी से 1 दिन में ही ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाता है। और अभ्यारिष्ट वगैरह दे दिए, थोड़ा मोशन वगैरह क्लियर होने के लिए, या अरसो घन कषाय आता है, तो ये सब से ठीक हो जाता है। और एक चीज और सर हम देखे हैं मेरी मिसेज को ही था, वो मतलब मसा टाइप का हो गया था, तो उसको कंटिन्यू कंकायन वटी और सूरन का जो वटी आता है वो दे रहे थे, और फिर ये पिलाने के लिए छाछ का प्रयोग रेगुलर करती थी वो। तो उससे चला गया, वहाँ एप्लीकेशन के लिए काशी सारी तेल कर रही थी, तो कंप्लीट बंद हो गया। उसको अभी एकदम नॉर्मल है, जबकि बहुत दिनों से था। तो ये ठीक हो गया सर। खान पान तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे पेशेंट को दवा के साथ साथ बोलिए कि जितना लाइट फूड पे रहे, जैसे दलिया वगैरह, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह, ये सब अगर खाता है, थोड़ा स्नेह घी वगैरह डाल के तो ज्यादा अच्छा रहता है। यूजुअली जब इस तरह का पेशेंट आता है, तो उनका जो हिस्ट्री रहता ही है कि मलास्तंभ की हिस्ट्री रहता है, हार्ड स्टूल होता है। तो इसमें अगर हम स्नेहन साथ में लेते हैं, तो अनुलोमन भी होता रहेगा, और उनका स्टूल मतलब कंफर्टेबली पास होता है, तो ठीक हो जाता है। जी सर। बाकी आप और क्या दवाई देते हैं? आपने एकेटी बताया, और क्या देते हैं? अखिलेश जी सुन रहे हैं? शायद नहीं सुन रहे। अखिलेश तिवारी जी, और क्या दवाई देते हैं? जी सर। सर ये पहले तो बहुत सी दवाई चलाते थे, जैसे प्रवाल पिष्टी वगैरह ये बोलते हैं, वो सब चलाते थे। लेकिन अभी वो सब चलाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सीट्स बात वगैरह भी करा दिए, जिसको स्वेलिंग वगैरह है, दर्द है, तो 1-2 सीटिंग में ही उनको रिलीफ मिल जाता है। और साथ में एकेटी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट, साथ में अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह है, और चाहे इन्फ्लेमेशन के हिस्ट्री रहता ही है, तो वो काम करता ही है, चंद्रकला रस वगैरह दे देते हैं, तो इसी से मैनेज हो जाता है सर। अभी जब से हम आपका लेक्चर एकेटी का सुने हैं ना, उसके बाद तो हम सिर्फ यही करते हैं। और बहुत अच्छा, पहले हम अरसोधनी वटी वगैरह यूज करते थे, बैद्यनाथ कंपनी की आती है, और कुठार रस ये सब देते थे, नागकेसर चूर्ण। लेकिन अभी हम लगभग 2 साल से बस वो सब कुछ नहीं देते हैं, इतना ही में मैनेज हो जाता है ऑलमोस्ट जितने पेशेंट आते हैं। और खास करके जिनको इन्फ्लेमेशन और दर्द ज्यादा है, उसको 10 मूला डिस्ट ऐड कर देते हैं। जी सर। जी, ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बताइए। मनीषा सिंह मैम, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप जो बताती हैं तो सब लोग सुनते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम पेशेंट नहीं देख रही हैं तो बताइए कृपया।
डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम आप बताइए। आशा मैम आप ब्लीडिंग पाइल्स में क्या देती हैं, कृपया बताइए। सब लोग बोलिए तो। आरती शर्मा मैम। जी प्रणाम सर, सभी हाँ को मैम प्रणाम। बताइए। सर रक्तार्श के पेशेंट में मैं नॉर्मली शोभनी वटी, त्रिफला गुगलू, केशोर गुगलू और उसके साथ अगर पेशेंट प्रकृति का ज्यादा है तो कामदुधारस, प्रवाल पिष्टी या मौक्तिक पिष्टी साथ में दे देती हूँ। उन्हें मैं आभ्यंतर स्नेहन रेगुलरली कराती हूँ, क्योंकि सर ऐसे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन जैसे आपने बताया मुख्य हेतु रहता है। तो पेशेंट वैसे भी मतलब चटोरा टाइप का ही होता है, तभी उसको हुआ होता है। उनकी जो प्रकृति रहती है खान पान वगैरह में परहेज नहीं करता है, तो इसके लिए मैं सेफर साइड उनको आभ्यंतर स्नेहन त्रिवृत घृत या फिर शतावरी घृत ऐसा कुछ जरूर से देती हूँ। तो ये उनका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है ना साथ में, इसकी वजह से। जी सर। और लोकली सर कासिसादी तेल और जात्यादी तेल दोनों में से कोई भी प्रकृति के अनुसार ठीक रहता है इसका आभ्यंतर मतलब लगाने के। कैलाश जीवन शब्दोद्घृत का पिचू टाइप ऐसे। हाँ, शब्दोद्घृत का पेशु का भी अच्छा रिजल्ट है, कासिसादी घृत का, लेकिन कासिसादी और जात्यादी का सर काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और अंजना मैम आप कुछ बोलिए ना, आपको क्या एक्सपीरियंस है। मनीषा मैम, वर्षा कौशिक मैम, कुछ बोलिए आप लोग भी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। सर बहुत टॉपिक थे और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी। और ये अक्सर तो मिलते ही सर, क्योंकि खान पान आहार विहार दोस्ती मिलते ही है। मैक्सिमम लोगों का जो सिटिंग का जॉब रहता है, एक हमारे यहाँ आई थी मैडम, एसडीएम थी, और उनका बैठ करके रनिंग करना, गाड़ी में बहुत लंबे लंबे समय तक जाना, कंटिन्यू सिटिंग करना, बहुत परेशान थी। तो जस्ट उनको ये था कि मुझे 7 दिन में ठीक करो आप, क्योंकि चुनाव ड्यूटी है, मैं खड़े नहीं हो सकती हूँ। मैम आपका ये हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। मनीषा मैम आप लोग को दिखाई दे रही हैं। मनीषा मैम म्यूट हो गया आपका। मनीषा मैम अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, अभी आया। अभी बताइए। हाँ जी जी, तो उनको यही किया कि मैंने थोड़ा सा अवगाह करके और थोड़ा पुल्टिस रखवाई मैं, और पुल्टिस रखने के पास पीछू रखवाए, इसका शब्दोत्कृत और मुरी विनय का पीछू को हल्का गुनगुना करके सेक करके, और साथ में औषधियां चलाई सर। दीपन पाचन के साथ में उनको प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, इसके साथ में उनको पीड़ा होती थी, जैसे अभी जैसे आप डिफाइन किए सब की, पिन जैसे चुभना, बैठ नहीं पाना, एकदम सीट पर बैठना मुश्किल हो रहा था। तो पहले तो उनको यही बोली कि वो राउंड एक तो बनवाई मैं, राउंड ट्यूब जैसे जैसे रहता है तैरने वाला, वैसे मैंने बोला इसको गोल बना करके और बैठने का एक सीट बनाइए, उसके ऊपर बैठिए अभी, क्योंकि कंटिन्यू आप ट्रीटमेंट भी नहीं रह पा रहे हैं। तो उनमें एक वस्ती भी दी मैं उनको, तो इससे मोशन वगैरह जो हार्ड स्टूल वगैरह था सब क्लियर हुआ। खाने के लिए थोड़ा सा स्नेह पान चलाई, कंकायन घनबटी और गिलोय सत्व मिला करके उनको चलाई, साथ में अभ्यादिष्ट चलाई। इसके बाद धीरे धीरे मल जो है उनका धीरे धीरे अच्छे से प्रवृत्त होने लगा, और इसका एक अवलेह मिला था मेरे को जिमी कंद का, तो उसको एक एक चम्मच चलाई साथ में। और बीच में सर मैं उनको वस्ती भी चलाई मैं विल्व के साथ, विल्व, और ये ब्लीडिंग हो रहा तो नाक के सर विल्व, और साथ में स्नेह डाल करके, मुरिविना को ही डाली मैंने, उसके साथ स्नेह वस्ती चलाई। धीरे 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 सब साइट हुआ, बहुत जल्दी रिकवर मिल गया उनको। 7-8 दिन में बहुत अच्छे से वो अपना काम भी करने लगी, चलने फिरने में लगी। साथ में त्रिफला गुगुल और ये साथ में चलाती थी मैं। और इस पे थोड़ा सा काम की थी मैं, जैसे हम लोग स्किन वाले में काम करते हैं, गंधक और केशर गुगुल, क्योंकि अंदर से भी उनको वुंड्स जैसे था, फीलिंग हो रही थी। तो गंधक रसायन, केशर गुगुल और रस माणिक, ये साथ में प्रवाल पिष्टी के साथ मिला करके कुछ दिनों तक सेवन करने के लिए दी। खाली अर्ज पे ही देखते हैं तो उस पे नहीं काम बनता है। कभी कभी होता है कि काफी समय से पेशेंट बैठा है, पीड़ा सहते सहते वहां पर जो टिश्यू है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और एक वुंड्स के रूप में बनने लगते हैं वो। तो उस पे भी काम करके और धीरे धीरे उनको ये लाभ मिला। बाकी पेशेंटों में तो चलाती हूँ सर ये,
अपना दीपन पाचन करके रक्त स्तंभक औषधियां भी चलाती हूँ साथ में। एक रक्त स्तंभन बटी भी आती है, वो भी अच्छा काम करता है। और सर ये उल्टी सर इसका तो बहुत अच्छा काम रहता है, जैसे उपनाह कर दिए, कुकरौंधा वगैरह का, एरंडमूल का, इसका रसना का, इसका मिला करके बहुत अच्छा काम करता है। रक्त मोक्षण यदि करते हैं तो उसमें बहुत और अच्छा लाभ मिलता है। तो ये इसी तरह से पेशेंट के अकॉर्डिंग वातज कफज है, पतज पित्तज है, त्रिदोषज है, इसको हम डिफाइन कर लें पहले अच्छे से। प्रधानता किसकी होती है? विबंधता तो रहती है पेट में उनके, क्योंकि व्याधि वहीं से उत्पन्न होती है। और कंटिन्यूअसली तक्र का सेवन, जिमीकंद की सब्जी का सेवन, मिर्च मसाले कम करना, थोड़ा सा ग्रहणी पे काम कर दिए दीपन पाचन के लिए कि हिंगू वचादी घृत में सेवन किए भोजन से पूर्व, तो स्निग्धता मिलती रहती है। और बस इस तरह से पेशेंट को देखते हुए करते हैं सर, और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। कभी कभी तो लोग क्षार सूत्र करा के, ऑपरेट करा के भी पीड़ित रहते हैं, तो उनमें भी इसी को लेकर के और दीपन पाचन को ध्यान रखते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि हम ठीक रखते हैं तो वो लंबे समय तक ठीक रहते हैं। और कहीं उन्होंने आहार विहार की दृष्टि की और ये सब किए तो फिर दिक्कत हो जाता है। जी सर। जी पंचकुल भी अच्छा काम करता है, इस मट्ठे के साथ हमको सुबह शाम देना। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। जी थैंक यू मैम। मैम प्रणाम मैम, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा अच्छे से? हाँ पॉलिटिक्स मैम, जैसे खूब बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है उनको, तो उस समय आपके पास तत्काल में जो व्यवस्था रहती है, आपके क्लिनिक, आपका क्लिनिक कैसा है? ऐसा नहीं कि अभी एक चीज के लिए हम पेशेंट को कहीं इधर उधर दौड़ाए, आप आस पास में ही गमले में उसमें करके रखिए थोड़ा सा। तो जैसे हरिद्रा हो गया, हरिद्रा हो गया थोड़ा, ये आपका एलोवेरा हो गया, उसको मिला करके, भांग हो गया, उसको मिला करके थोड़ा पुल्टिस उतना हल्का गुनगुना करके टिकिया जैसे बना के गरम गरम रखने से उनको बहुत लाभ मिलता है। या पीछू भी हल्का गुनगुना गरम रखते हैं तो वहाँ के जो टिश्यू जो हार्ड रहते हैं, वायु प्रकोप होने की वजह से या हार्ड स्टूल पास होने की वजह से बार बार वो काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है मैम। मोरिबिना को या निम्बादी को ही रख दिए हम हरिद्रा में मिला करके, तो वो पुल्टिस उस तरह से आप बांध के, कुकरौंधा की पत्ती का आप बांध के लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ में कुछ भी नहीं रहा तो आप कम से कम थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक और ये हरिद्रा और एलोवेरा, इनको ही मिला करके हल्का गुनगुना बना करके और लगा देंगे तो कुछ ही देर में उनको अच्छा लगता है। हर लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो अवगाह करें और उसके लिए बैठें। थोड़ा सा धूपन भी दे दिए उनको, तो आप बीच में जैसे देख रहे हैं कि यदि ज्यादा ही है तो उसमें दशांग लेप को भी घृत मिला करके उसका भी रेडीमेड पोल्टिस भी बना करके आप अपने क्लिनिक के अनुसार दे सकते हैं। नहीं, कैसे भी करके आप पेशेंट को उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकालिए, बहुत पीड़ित रहता है, और अपने युक्ति संगत करके, और बस विबंधता ना रहे, उसको कोष्ठबद्धता ना रहे, इस पे हमेशा ध्यान दें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हल्का अनुवासन और अनुवासन बस्ती दे करके धीरे 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 उसको स्वस्थ किया जा सकता है। जी मैम, मैम थैंक यू। तो जैसे आपने वस्ती वस्ती में फिर मैम वो इंसर्ट करने में मतलब? अभी नहीं मैम, जैसे प्रारंभिक कंडीशन में तो आपको इन सब चीजों से ठीक करना है ना, जी, पहले मतलब जब हल्का। पेन वगैरह काफी हद तक कंट्रोल हाँ होगी ये उसके सारी बाद? चीजें, हाँ हमारी जब ये कंडीशन जैसे रिकवर हो जा रही है, तब हम उनको स्नेह स्वेदन करके, अवगाहन करके, परिषेक करके, ये हल्का अनुवासन बस्ती दे करके उनको तक्र सेवन, तक्र का भी बस्ती देते हैं, ये भी ठीक किया जा सकता है मैम। थोड़ा सा जैसे नाड़ी सेट भी मैं कभी कभी बस्ती से पहले हल्का करवा देती हूँ, पोल्टिस खाने से पहले करा देती हूँ, तो काफी लाभ मिलता है उनको उस जगह पर, और मोशन भी इजीली पास होता है। कभी कभी हम विरेचक औषधि भी देते हैं, त्रिफला गुग्गुल भी देंगे, अभ्यारिष्ट भी देंगे, लेकिन उनको वहाँ बहुत पीड़ा होती है, पेन होता है उनको स्टूल पास करने में, तो इस स्थानिक यदि हम ये क्रिया करते हैं तो बहुत इजीली उनको आराम मिलता है। जी मैम। थैंक यू मैम। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, कुछ स्पेशल अपना अनुभव शेयर करना है? सर इसमें जैसे वहां पे मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो
वहां की वो जो हम कहते हैं कि कैपिलरीज हैं फाइन या ब्लड वेसल्स हैं, तो जैसे डायलेट हुई होती हैं कुछ, अब वहां पे कोल्ड कोई कंप्रेशन या उसका क्या कुछ रोल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? टेम्पररली तो फायदा होगा, वहां पे कोल्ड हमने आइस वगैरह रख दिया तो वो ब्लीडिंग रोक देगा, लेकिन वो वायु का प्रकोप करके और अपान वायु की दृष्टि कर सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उसको हाँ, रिलीफ देने के लिए और अरेस्ट करने में तो वो मतलब अच्छा ही रहेगा ना सर? बराबर। वो कर सकते हैं, कैलाश जीवन लगाते हैं, जाइलोकिन जेली लगाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे एलोवेरा के जी बहुत जी सारे क्रीम्स वगैरह आते हैं, वो लगाने से फायदा होता जी, ठीक है सर, है। थैंक हाँ, परमिंदर मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? परमिंदर मैम आपने हैंड रेज किया है। इसमें खाने के लिए घृत पान भी कराया जाए ना, दीपन पाचन करके, जैसे दाढ़ी मादी घृत वगैरह दिया जाए, पांडु को भी ठीक करेगा और वहां स्नेहन करेगा। स्नेहन होते जाएगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगता है। या रात को एरंड तेल शुंठी के साथ दे दिया, अगर शुंठी साथ में नहीं है तो शुंठी थोड़ा डाले, एरंड तेल ज्यादा डाले। हाँ, वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी। सर तुरंत वेदना शमन के लिए मैंने भी मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो जैसे अभी मनीषा मैम ने बताया वैसे ही मैंने उसका सिर्फ सिंपली ऐसे ही स्वेदन करवाया था, नाड़ी स्वेदी दिला के, तो भी काफी आराम हो गया। और उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता था, मतलब टच भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको काशीसादी तेल को फिंगर से अप्लाई करने के लिए बोला जितने दिनों तक वो कर सके, और जैसे ही फिर पेन रिलीफ हो गया था तो थोड़ा सा उसकी वस्ती देने से जल्दी उसको रिलीफ हो गया। उसके बाद से तो उसका दर्द और जलन सब खत्म हो गई थी। जी, परमिंदर मैम अनम्यूट हो रहा है ना? हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। सर मेरे घर में जैसे दो तीन मतलब लोग थे, तो उनको ये ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो सर उनमें मैंने ये देखा था कि जो उनकी पेन की कंडीशन थी ना, वो कुमारी आसव से बहुत सेटल हुई थी। तो उनको अच्छा। कुमारी आसव दिया तो मतलब जैसे वो कह रहे थे कि कपड़ा भी लग रहा है, मतलब हम तो इतने परेशान हैं। तो कुमारी आसव से बहुत इफेक्ट हुआ था। और एक मतलब मेरे पास पेशेंट आई थी, तो उनको मतलब पाइल्स था, तो जी पोस्ट प्रेगनेंसी थी, मतलब पोस्ट डिलीवरी थी वो पेशेंट। और मतलब जब मैंने उसका वो देखा, मतलब वो कह रही कि मतलब मुझे पाइल्स है, तो मैंने कहा दिखाओ। तो सर बिल्कुल ऐसे मतलब था जैसे पतला सा धागा मतलब लटक रहा है राउंड अबाउट 5 सेंटीमीटर का, और नीचे मतलब बिल्कुल ऐसे मांस था उसके लटक रहा। और वो भी उसको इतनी प्रॉब्लम दे रहा था। मेन उसकी कंप्लेंट ये थी कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कि इवन कपड़ा भी लग रहा है मुझे। तो सर उसमें भी मतलब बाकी तो जो ट्रीटमेंट उसकी अलर्ट चली वो अलग से थी। तो उसको सर कुमारी आसव से बहुत फर्क पड़ा था पेन में। सर जी ये मैंने 3-4 पेशेंट्स पे देखा था। जी, जी। बहुत अच्छा बताया मैम। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, डॉक्टर विकास जी आप बोलिए, अभी देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं। हाँ प्रणाम सर। सर। सर हाँ मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि इसमें अरहर की दाल भी नुकसान करेगी, तो मूंग की दाल के अलावा और कौन सी दाल इसमें अच्छी रहती है, पथ्य रहेगी मूंग के अलावा? सब दाल अच्छा रहता है, अरहर की दाल से बढ़ता है। जी। सब मसूर वगैरह इसमें ओके रहेगी? हाँ हाँ, सब दाल खा सकते हैं घी डाल के। जी। सर पालक, एक बार सर, पालक तो पेट साफ करती है, तो क्या हाँ, तो वो ज्यादा ज्यादा रफे से छिल जाता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, मुझे ऐड करना था, जैसे क्रॉनिक रक्ताश के पेशेंट आते हैं ना, तो उसमें रक्त प्रसादक औषधियों को जरूर से चलाना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो हमेशा उनको रहता ही है। तो ऐसे में नवायस लो या पुनर्नवा मंडूर या तो फिर सिंपल सा मुनक्का आंवला, इन सब का भी प्रयोग कराना चाहिए। मैं कराती हूँ अपने पेशेंट्स में नॉर्मली, वो अच्छा रहता है। उनको क्या फटीग वगैरह नहीं होता है उससे, और एनीमिक कंडीशन में नहीं जाते हैं इससे। जी। जी अब सर मुझे परमिंदर से पूछना था कि ये जो कुमारी आसव वो दे रही थी, कितनी डोसेस में दिया था और कितने दिन तक दिया था कि उनको तुरंत आराम मिल गया था? परमिंदर मैम हाँ। अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? अभी देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं?
डॉक्टर परमिंदर मैम शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में ग्रुप में पूछ लूंगा। हाँ, परमिंदर मैम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? नहीं कर पा रही है। कुछ तो ऐसे यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए अभी कर पा रही हैं अनम्यूट? नहीं, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 8:15 पे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।